अस्सलाम वालेकुम। मैसरी के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इन सप्लायर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस। सप्लायर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो अपनी नीड्स पूरी करने के लिए एक्सटर्नल सप्लायर्स या वेंडर्स से गुड्स यानी माल या सर्विसेज यानी खिदमत खरीदती हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का मेन फोकस होता है कि जो चीज़ें या सर्विसेज वो लें वो उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हों। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का जो प्रोसेस यहाँ पर कुछ इस तरह से बयान किया गया कि पहले हमारे पास आ जाता है कि सप्लायर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स तय करना, यानी सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपनी ज़रूरत का एनालिसिस करती है, उन्हें क्लियर रिक्वायरमेंट्स की फॉर्म में डिफाइन करती है और जहाँ पर प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस यानी साइज, क्वालिटी, फीचर्स, सर्विसेज लेवल्स और डिलीवरी का टाइम और जो प्राइस की जो लिमिट्स होती हैं उसको डिसाइड किया जाता है। फिर रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल क्लियरली और कंसाइज और वेरीफाई की जाती हैं और जो सप्लायर को आसानी में समझ आ सके। फिर इसे मिसअंडरस्टैंडिंग और एरर्स का चांस बहुत कम हो जाता है। फिर सप्लायर सिलेक्शन होती है, यानी सप्लायर का इंतखाब होता है कि जब रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज हो जाती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन सप्लायर को चूज करती है। इसके लिए फिर RFPs यानी रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल्स या रिक्वेस्ट ऑफ कोर्स इशूज किए जाते हैं कि जहाँ पर सारी रिक्वायरमेंट्स और जो एवेल्युएशन क्राइटेरिया होता है ना वो क्लियरली मेंशन किया जाता है। फिर सप्लायर्स के प्रपोजल को एवेल्युएट किया जाता है और जो फैक्टर्स पर जो जैसे कॉस्ट, क्वालिटी, रिलायबिलिटी और उनका जो पहले काम का जो रिकॉर्ड होता है यानी पास की परफॉर्मेंस होती है उसको प्रपोजल के तौर पर डिफाइन किया जाता है। जो सप्लायर सबसे बेहतर तरह से ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल करता है ना उसको सेलेक्ट किया जाता है। फिर होता है कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, यानी सप्लायर सिलेक्ट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज किया जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें क्लियर लिखी जाती हैं जैसे काम का स्कोप, डिलीवरेबल्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, पेमेंट टर्म्स और टाइमलाइन। अगर जरूरत हो तो नेगोशिएशंस के दौरान जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना टाइमलाइंस या कॉस्ट एडजस्ट की जाती हैं ताकि दोनों की जो पार्टीज होती हैं ना उनके लिए एग्रीमेंट फेयर हो। फिर आता है हमारे पास मॉनिटरिंग सप्लायर परफॉर्मेंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान जो सप्लायर की परफॉर्मेंस का ना लगातार रिव्यू लिया जाता है, यानी KPIs मतलब कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स सेट किए जाते हैं जो सप्लायर की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। फिर रेगुलर रिव्यूज और ऑडिट्स किए जाते हैं ताकि इंश्योर हो सके कि सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं। अगर कोई इशू होता है तो उसे टाइमली एड्रेस किया जाता है। फिर आता है मैनेजिंग चेंजेस एंड डिस्प्यूट्स, मतलब कि चेंजेस और डिस्प्यूट्स को हैंडल करना। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं तो कोई अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशन आ जाती है, इस सिचुएशन के लिए ना फॉर्मल चेंजिंग कंट्रोल प्रोसेस होता है जो अश्योर करता है कि चेंजेस प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट और इम्प्रूव हो। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये रिक्वायरमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पर तो पहले से ना निगोशिएशन को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। अगर बात ना बने तो मेडिएशन या लीगल प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। इसके कुछ हमारे पास फर्दर पॉइंट्स आ जाते हैं जिसमें पहले आता है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट। सप्लायर्स के साथ काम करते वक्त ना हमेशा कुछ रिस्क होते हैं जैसे सप्लायर की परफॉर्मेंस खराब हो जाना, डिलीवरी डिले हो जाना, फिर क्वालिटी का मसला आ जाता है या किसी और सप्लायर पर ज़्यादा डिपेंड हो जाना। इसलिए जो रिस्क असेसमेंट की जाती है ताकि ये पहचाना जा सके कि कौन सा रिस्क का चांसेस ज़्यादा है। फिर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं जैसे अल्टरनेटिव सप्लायर्स रेडी रखना और फिर कॉन्टिजेंसी प्लान तैयार करना किए जाते हैं ताकि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आए ना तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशन पर कोई ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। फिर आता है क्वालिटी इंश्योरेंस, यानी क्वालिटी का इंश्योर करना, ठीक है, उसकी इंश्योरेंस लेना है। सप्लायर से जो प्रोडक्ट या सर्विस मिल रही होती है ना वो ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करे, ये जो इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इंस्पेक्शंस और ऑडिट्स किए जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स लगाए जाते हैं और वो ना वेरीफाई करते हैं कि सप्लायर्स ने सारी जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो फॉलो की हैं कि नहीं। अगर कहीं डेविएशन मिले तो उसे जल्दी से ना हाईलाइट और करेक्ट किया जाता है। फिर आता है हमारे पास आगे सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना सप्लायर और ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। SRM प्रैक्टिसेस का ना फोकस कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और ट्रस्ट बिल्ड करने पर होता है। फिर रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, परफॉर्मेंस रिव्यूज किए जाते हैं और फीडबैक सेशन रखे जाते हैं ताकि दोनों पार्टीज के बीच जो है वो ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। फिर आता है हमारे पास कॉस्ट मैनेजमेंट। फिर प्रॉफिटेबिलिटी यानी मेंटेन करने के लिए कॉस्ट का ना इफेक्टिव मैनेजमेंट जरूरी होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है ताकि ये डिसाइड हो सके कि कौन सा सप्लायर बेस्ट वैल्यू दे रहा है। फिर प्रोसीजरमेंट डिसीजंस ऑप्टिमाइज किए जाते हैं, मतलब कि कॉस्ट और जो क्वालिटी के बीच जो बेस्ट बैलेंस होता है ना उसको ढूंढा जाता है। सप्लायर्स के साथ नेगोशिएशन करके उसकी फेवरेबल टर्म्स और जो प्राइसिंग सिक्योर की जाती है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉस्ट को कंट्रोल करने और वैल्यू को मैक्सिमाइज करती है। फिर आता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, यानी कि सप्लायर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अपने प्रोसेस को इंप्रूव करने की कोशिश करती है। पास्ट जो प्रोजेक्ट से सीखना, मतलब कि पहले के जो एक्सपीरियंसेस का एनालिसिस किया जाता है ताकि अगली दफ़ा रिक्वायरमेंट्स और सिलेक्शन प्रोसेस को बेटर किया जा सके। फिर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को डिफाइन किया जाता है ताकि एरर्स और डिस्प्यूट से कम हो सकें और सप्लायर्स और जो स्टेक होल्डर्स का फीडबैक एक्टिवली लिया जाता है ताकि इश्यूज आइडेंटिफाई किए जा सकें और जो करेक्टिव एक्शंस है ना उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके।
तो इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट इन प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का फोकस एक्सटर्नल सप्लायर्स पर नहीं होता, बल्कि ये ना खुद के जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज डेवलप और डिलीवर करती है ना, जो कस्टमर की नीड्स को पूरा करें। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट का ना प्रोसेस या ज़्यादा कस्टमर फोकस्ड होता है और हर स्टेप ना प्रोडक्ट की क्वालिटी और मार्केट डिपेंड के मुताबिक प्लान किया जाता है। इसे नीचे हमारे पास कुछ इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें आता है कस्टमर नीड्स एनालिसिस, मतलब कि कस्टमर की जो जरूरतें ना उसका एनालिसिस करना। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन समझे कि कस्टमर को असल में चाहिए क्या। इसलिए ना मार्केट रिसर्च की जाती है, सर्वेज और फीडबैक उनको कलेक्ट किया जाता है। रिक्वायरमेंट्स डिसाइड करते वक्त ना जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स और जो कंपेटिटिव मार्केट एनालिसिस होता है ना, उसका भी ख्याल रखा जाता है। इस प्रोसेस का गोल ये होता है कि जो प्रोडक्ट ऐसा डिज़ाइन हो जो मार्केट की डिमांड और कस्टमर की जो प्रेफरेंस है ना उसके मुताबिक हो। फिर आता है प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, मतलब कि रिक्वायरमेंट्स जहाँ पर ना पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस को ना गाइड करती है। डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और जो मैन्युफैक्चरिंग टीम की रिक्वायरमेंट्स को ना प्रोडक्ट के फीचर्स, उसके फंक्शनैलिटीज़ में ना कन्वर्ट किया जाता है। फिर क्रॉस फंक्शनल जो टीम होती है ना मिलकर काम करती है ताकि हर एंगल से ना प्रोडक्ट को परफेक्ट बनाया जा सके। फिर अजाइल मेथोडोलॉजीज का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जहाँ प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट्स के साथ डेवलप होता है। फिर आता है हमारे पास वैलिडेशन एंड टेस्टिंग, मतलब कि जब प्रोडक्ट बन जाते हैं ना तो उसे टेस्ट किया जाता है ताकि कंफर्म हो सके कि वो डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स और क्वालिटी जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना उनके मीट करता है कि नहीं। इस टेस्टिंग में ना फंक्शनल टेस्टिंग होती है, यानी फीचर्स का काम चेक करना होता है। यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती है कि ईजी टू यूज़ हो। फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है कि उसकी स्पीड और एफिशिएंसी कितनी है। और कंपेनियंस टेस्टिंग होती है, यानी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के मुताबिक भी है या नहीं। फिर टेस्टिंग के बाद जो फीडबैक मिलता है ना उसे यूज़ करके रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन किया जाता है और प्रोडक्ट में कोई जो नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स होती है ना वो की जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास रेगुलेटरी कंपेनियंस, यानी कि रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स का फॉलो करना। हर इंडस्ट्री का ना अपने रूल्स, सेफ्टी मेजर्स और सर्टिफिकेशंस होती हैं जो लीगली फॉलो करना ज़रूरी होती हैं। इसलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में ना सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी चेक्स, एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स और लीगल जो होती है ना सर्टिफिकेशंस, उनका ख्याल रखा जाता है। फिर रेगुलर कंपेनियंस, ऑडिट्स और जो इंस्पेक्शन की जाती है ताकि इंश्योर हो सके कि प्रोडक्ट तमाम रेगुलेशंस के मुताबिक हो। फिर आता है हमारे पास वर्जन कंट्रोल एंड चेंज मैनेजमेंट, यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दौरान या बाद में रिक्वायरमेंट्स चेंज होना एक आम बात होती है। तो फिर वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया जाता है जो इंश्योर करते हैं कि हर अपडेट का रिकॉर्ड हो और हमेशा लेटेस्ट वर्जन के साथ हम उसको साथ लेके चलें। फिर चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस बनाया जाता है कि जहाँ चेंजेस का इम्पैक्ट असेस होता है ना अप्रूवल के लिए किए जाते हैं और फिर सिस्टमेटिकली अपडेट्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन या एरर ना हो। तो इसके कुछ हमारे पास आगे फर्दर पॉइंट्स आते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आता है यूएक्स यानी यूजर एक्सपीरियंस, मतलब कि प्रोडक्ट का सिर्फ काम करना ही काफ़ी नहीं होता बल्कि यूजर का एक्सपीरियंस स्मूथ, ईजी और सेटिस्फाइंग भी होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स में जो यूजेबिलिटी, उसकी एक्सेसिबिलिटी और जो यूजर इंटरफेस डिज़ाइन होता है ना वो शामिल होता है। फिर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के जरिए यूएक्स का जो एनालिसिस किया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट का ओवरऑल यूजर एक्सपीरियंस है वो स्ट्रॉन्ग हो। फिर यूजर का फीडबैक और यूजेबिलिटी टेस्टिंग से ये वैलिडेट किया जाता है कि जो यूएक्स बनाया गया है ना वो प्रैक्टिकल और इफेक्टिव है भी या नहीं, या और जो उसके अंदर जरूरत पड़ने पर उसमें कोई रिफाइनिंग तो नहीं करनी है, उसमें कोई चेंजिंग तो नहीं करनी। फिर इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास इस सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब कि चाहे फोकस प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर हो पर रॉ मटेरियल्स और जो कंपोनेंट्स का प्राइमरी और जो क्वालिटी सप्लाई होती है ना वो भी बहुत ज़रूरी होती है। सप्लायर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की जाती हैं ताकि क्वालिटी, रिलायबिलिटी और टाइम पर डिलीवरी श्योर हो। फिर स्ट्रॉन्ग सप्लाई जो चेन मैनेजमेंट से ना प्रोडक्शन डिले नहीं होता और प्रोडक्ट डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट्स टाइम पर डिलीवर होता है। फिर आता है हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, यानी कि प्रोडक्ट को पूरा बनाने का जो डाटा मैनेज करना है ना उसको हम यहाँ पर देखते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हर स्टेज पर ना एक्यूरेट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होती है, इसलिए पीएलएम सिस्टम यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। पीएलएम सिस्टम प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स, उसके डिज़ाइन, डॉक्यूमेंट्स और रिलेटेड डाटा को ना पूरे लाइफ साइकिल में मैनेज करता है। इससे क्रॉस फंक्शनल टीम्स के बीच में कोलैबोरेशन ईजी होती है और सभी जो स्टेक होल्डर्स को लेटेस्ट और करेक्ट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है। इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट फीडबैक एंड आइटरेटिव डेवलपमेंट, यानी मार्केट की डिमांड और कस्टमर फीडबैक के बिना जो प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टिन्यूसली कस्टमर का फीडबैक, डाटा की यूसेज और जो मार्केट ट्रेंड्स का एनालिसिस करती है। इन इनपुट्स की बेसिस पर रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन किया जाता है और जो प्रोजेक्ट के जो को बेहतर बनाया जाता है। फिर आइटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस यूज़ किया जाता है जिसमें हम जो हमारे पास रैपिड प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग होती है ना वो की जाती है ताकि प्रोडक्ट जो मार्केट की जो इवॉल्विंग नीड्स है ना उसके साथ प्रोजेक्ट को अपडेट किया जा सके। तो इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, मतलब कि मार्केट में अलग अलग पहचान बनाने के लिए इनोवेशन और क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी होती है।
और रिक्वायरमेंट्स में ऐसे इनोवेटिव फीचर्स, टेक्नोलॉजीज डिज़ाइन को ऐड किया जाता है जो प्रोजेक्ट को यूनिक और वैल्यूएबल बनाते हैं। और क्रॉस फंक्शनल जो टीम्स ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करती है जो नई सोच को प्रमोट करती है और इनोवेटिव कल्चर को डेवलप करती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं सप्लायर एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट के मुतालिक होती है। थैंक यू।